हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट से संबंधित हम लोग हिंदी में पॉलिटिकल साइंस से, राजनीतिक विज्ञान से, अलग अलग सिलेबस के टॉपिक से एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को देख रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया तो प्लेलिस्ट पे जा करके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ वहाँ पे मिलेंगे आपको एमसीक्यूज़ से संबंधित, और कुछ टॉपिक्स कवर करवाए हैं तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी आपको एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का आज का डिस्कशन। और एक सेकेंड, ठीक है। तो देखिए, ये मेरे बारे में है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला यहाँ पे स्लाइड में फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि किस प्रकार से। पहले तो आप लोग पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कौटिल्य की 60 गुण्य नीति की कौन सी एक सेकेंड, कौन सा पक्ष, ठीक है, चढ़ाई करने से संबंधित है। ये क्वेश्चन है, कौटिल्य की 60 गुण्य नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है। आपके ऑप्शन है आसन, विग्रह, संश्रय या यान। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कौटिल्य के जो 60 गुण्य नीति है उसका कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यान। ठीक है, और कौटिल्य की जो 60 गुण्य नीति में यान है, इसका अर्थ क्या होता है, चढ़ाई करने से संबंधित। ठीक है, तो चढ़ाई करना एक तरीके से बोल सकते हैं। और कौटिल्य ने विदेश नीति से रिलेटेड एक मंडल सिद्धांत दिया था, आप लोगों को पता होगा मंडल सिद्धांत, ये विदेश नीति से संबंधित था। ठीक है, और षड्गुण्य नीति भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, मंडल सिद्धांत और षड्गुण्य नीति ये दोनों विदेश नीति से संबंधित हैं, फॉरेन डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, और षड्गुण्य नीति में टोटल 60 गुण्य मतलब 6। ठीक है, तो 6 प्रमुख एलिमेंट के बारे में या तत्व के बारे में वो बात करते हैं, जिसमें वो पहला बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए पहली वो बात करते हैं संधि। ठीक है, दूसरा वो बात करते हैं विग्रह, तीसरा उन्होंने कहा यान, चौथा उनके द्वारा कहा गया आसन, ठीक, पांचवा उनके द्वारा कहा गया संश्रय, और छठा उनके द्वारा कहा गया द्विवेदी भाव, द्विवेदी भाव। ठीक है, तो सारों जितने भी हैं सारे का नाम आपको पता होना चाहिए, और इसका क्या मतलब होता है ये भी जान लीजिए। ठीक है, शांति का, संधि का मतलब क्या होता है, शांति बनाए रखने के लिए गठबंधन बनाना। ठीक है, विग्रह मतलब युद्ध करने का निर्णय करना। ठीक है, जब आप मजबूत हो जाओ तो उस संधि को तोड़ दो और युद्ध करने का डिसीजन ले लो। ठीक है, यान मतलब होता है युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी करो। ठीक है, तो यान मतलब चढ़ाई करना, इसका मतलब बिना युद्ध को घोषित किए हुए आप आक्रमण की तैयारी करो। आसन का मतलब होता है तटस्थता की नीति, मतलब जैसे हो वैसे रहो। ठीक है, संश्रय का मतलब होता है राजा का संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश करना। ठीक है, कोई अन्य राजा है, ठीक है, आपके जो बगल वाले हैं, तो उनका एक तरीके से दोस्ती बढ़ाना, संरक्षण प्राप्त करना। और द्विवेदी भाव का क्या मतलब हो जाता है, द्विवेदी भाव का मतलब हो जाता है एक राजा से शांति की संधि करके दूसरे के साथ युद्ध करने की नीति। जैसे सपोज ए है और बी है, ए को आक्रमण करना है बी के ऊपर, तो सी से आप पहले दोस्ती कर लो, उसके बाद फिर बी पे आक्रमण करो मिल करके। ठीक है, तो ये 60 गुण्य नीति के बारे में आप लोग इन सब बातों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा राज्य का अंग नहीं है, स्वामी, अमात्य, वर्ण व्यवस्था या दंड। तो बताइए कौन सा अंग नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, ये कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। आपको पता होगा उन्होंने सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया।
ठीक है। क्वार्टरली से सवाल आपको रहेगा ही रहेगा, इसलिए मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस क्वार्टरली के ऊपर डाले हैं। तो सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग के बारे में उन्होंने बात की है, ठीक है। उसमें स्वामी हो गए, अमात्य हो गए, जनपद हो गए, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ठीक है। तो राज्य जो है ये इन 7 एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है, उनका ये कहना है। और जैसे और जो सभी एलिमेंट्स हैं, सभी तत्व हैं, वो इतने करीब से जुड़े हुए हैं जैसे कि एक शरीर के अलग अलग अंग होते हैं ना, उसी प्रकार से, ठीक है। तो राज्य के अंग इन 7 सप्तांग सिद्धांत में जितने भी 7 चीज़ें हैं वो सभी आ जाएंगे। तो इस सबको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो ये सवाल है आपका, और ऑप्शन है 75, 40, 50 या 30। तो बताइए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन को गबन करने के कितने तरीके के बारे में बताया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40, ठीक है। तो 40 तरीकों के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। जैसे मुख्य रूप से चोरी करना, पक्षपात करना, रिश्वत लेना, ठीक है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही घटक नहीं है? यथार्थवाद, नैतिकता, निरपेक्ष राज्य शासन कला या भौतिकवाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भौतिकवाद एक घटक नहीं है अर्थशास्त्र में, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। और ये सब जो है वो अर्थशास्त्र का घटक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्यमंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए? 10, 12, 13 या 14, ठीक है। तो बताइए राज्यमंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि 12 संख्या होनी चाहिए। और राज्य के प्रशासन में जो सुरक्षा, विदेश संबंधों को संचालन का एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक तरीके से महत्व दिया है, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। और 7 मंडल के बारे में भी यदि आपको जानकारी है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हो सकता है पूछ दे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो 7 मंडल हैं उनमें कौन कौन है, 12 यहाँ मंडल में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ है अपराध के लिए दंड, शासक की समृद्धि और गरिमा, प्रसन्नता और समृद्धि का विचार, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या जवाब होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शासन की समृद्धि और गरिमा, ठीक है। तो योगक्षेम का मतलब होता है शासक की समृद्धि और गरिमा, ठीक है। तो जैसे ये योगक्षेम जो है वो योग प्लस क्षेम, ठीक है, इससे मिलके बना है। योग का मतलब होता है क्या? बढ़ाना या समृद्ध करना, ठीक है, समृद्ध करना। और ये क्षेम का अर्थ क्या होता है? उसको बनाए रखना, समृद्धि को बनाए रखना, ठीक। तो वही हो जाएगा शासक की समृद्धि और गरिमा, ठीक। अगला प्रश्न है, गांधी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं? ठीक है। तो गांधी जी का जो हिंद स्वराज बुक है, आई होप आप लोगों ने पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़िए। वो बहुत छोटी बुक है, ठीक है। और इसका 1909 में शायद पब्लिश हुआ था, ये डेट पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिए, ठीक है। हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं? 12, 15, 18, 20। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 20 अध्याय हैं कुल, ठीक है। बहुत छोटी सी बुक है, जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों संस्थानों को कालक्रमानुसार लगाएं, ठीक। तो जो गांधी जी के द्वारा आश्रम स्थापित किए गए अलग अलग जगहों पे, ठीक है, उसको लगाना है, अरेंज करना है। फिनिक्स सेटलमेंट, कोचराव आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, टॉल्स्टॉय फार्म, ठीक है। ये सभी
आश्रम गांधी जी से जुड़े हैं, उन्होंने ही स्थापित किया है। तो कौन सा जो आश्रम है वो कब इस्टेब्लिश्ड किया गया, ये पहले पता होना चाहिए। तो देखिए फिनिक्स सेटलमेंट जो है यह 1904 में स्थापित किया गया गांधी जी के द्वारा। और सेवाग्राम जो आश्रम है ये 1936 में सबसे अंतिम में इनको बनाया गया। कोचराव आश्रम को बनाया गया 1915 में, ठीक है। और टोल्स्टॉय फार्म इसको बनाया गया 1910 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग मैच कर लीजिए, सबसे अंत में सी होगा, ठीक है। और आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं सिर्फ बी में है, अंतिम में सी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। पहला अभिकथन में है गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्यु जाल है, और तर्क है राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है क्योंकि धर्म के अभाव में यह सांप्रदायिक रंग ले सकती है। तो बताइए क्या सही क्या जवाब गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है गांधी के न्यास धारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है, ठीक है। तो गांधी जी ने पहली बात तो ये नोट डाउन कर सकते हैं, न्यास धारिता सिद्धांत दिया, तो उसको संक्षेप में क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन है संशोधनवादी समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद, मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग पहले सबको नोट डाउन कर लिए। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको याद रखिए। एक सेकेंड, देखिए गांधी के न्यास धारिता सिद्धांत को संक्षेप में मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद को कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंतर्गत जो पूंजीपति हैं वो अपने को अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी समझते हैं, ठीक है। ट्रस्टीशिप का जो मॉडल दिया वो इसी से रिलेटेड है, तथा उसमें उन्होंने ये कहा कि सिर्फ अपनी ज़रूरत के अनुसार ही वो पूंजीपति हैं वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी जो धन है उसका इस्तेमाल क्या करेंगे, जो समाज के अलग अलग अन्य सदस्य हैं उनको दे देंगे, वो लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका मतलब आप अंधाधुंध पैसा कमा लिए और सिर्फ अपने पे उड़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जितनी ज़रूरत है आप उतना इस्तेमाल करो, बाकी लोग समाज के कल्याण में लगाओ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है, ठीक है। पंचायत राज, पंचायती राज, अहिंसा, न्यायशीता या बहिष्कार। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अभी हम लोगों ने देखा न्यायशीता, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और गांधी जी ने जो अपने ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिए उसके अंतर्गत अमीरों का जो गांधी जी के न्यायशीता या ट्रस्टी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य सारे वो क्या बोलेंगे सारे यांत्रिक साधनों के बिना काम चलाने में अभ्यस्त नहीं हो जाते तब तक बड़े बड़े उद्योग, भारी मशीन, ठीक है, और बड़े बड़े व्यापार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उनका यही कहना था कि जितने बड़े बड़े उद्योग हैं, धंधे हैं, उनका प्रयोग केवल सार्वजनिक हित में हो, ठीक है, और सिर्फ वो केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक। तो पूंजीपति के हृदय परिवर्तन के लिए गांधी जी ने एक कोशिश की, ठीक है, ताकि पूंजीपति अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको खुद को ना समझ करके समाज के कल्याण में लगाए। खैर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है दलविहीन लोकतंत्र का विचार किसने लोकप्रिय बनाया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दलविहीन लोकतंत्र के बारे में किन्होंने बताया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर जयप्रकाश नारायण। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है।
तो जयप्रकाश नारायण ने ही इस जो एक तरीके से क्या है, दलविहीन लोकतंत्र, मतलब ऐसी डेमोक्रेसी, ठीक है, जहाँ पे कोई पार्टी ना हो, ठीक है, पार्टी से सब लोग ऊपर उठ जाएं, तो इसको फेमस करने वाले कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और गांधी जी भी इनसे जुड़े हुए थे, लेकिन फेमस इन्होंने किया। अगला प्रश्न है, समाज के व्यापक वर्गों को लामबंद करने के लिए अंबेडकर ने क्या स्थापित किया? ठीक है, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन, दलित पैंथर्स, दलित शोषित संघर्ष समाज समिति, दलित सामाजिक मंत्रालय। तो बताइए क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन, ठीक है। और इसका स्थापना अंबेडकर के द्वारा 1942 में किया गया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं लेबर पार्टी बनाया गया उनके द्वारा। लेबर पार्टी कब बना? 1936 में, इसको भी याद रखिए, ठीक है। उसके बाद बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाया गया उनके द्वारा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ये सब कभी कभी डेट आपको मैच या अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। 1924 में बना था बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, एम.एन. रॉय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे सही नहीं है, तो बताइए। पहला है, उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक मॉडल संविधान तैयार किया। संप्रभु शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए। गांवों, कस्बों तथा शहरों में जन समितियां गठित हों। वे संगठक इकाइयों के अलग होने के अधिकारों पर सहमत नहीं थे। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये कथन सही नहीं है एम.एन. रॉय से संबंधित, ठीक है। तो वो सहमत नहीं थे, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? ठीक है, विकेंद्रित समाजवाद, बताइए। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया या आचार्य विनोबा भावे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो वो विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे, इसको आपको याद रखना है। और उन्होंने एक बहुत चर्चित अपनी एक किताब लिखी थी 1952 में, जिसका नाम था एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, ठीक है, सोशलिस्ट पॉलिसी, ठीक है। इसी के अंतर्गत उन्होंने यह बात कही कि जैसे समाज के अंतर्गत 4 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, ठीक है। और उन्होंने उसमें बताया गांव, ठीक है, मंडल, प्रांत और राष्ट्र। तो 4 कैटेगरी में वो डिवाइड करते हैं पूरे समाज को, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको भी पूछा जा सकता है, तो लिख लीजिए गांव, मंडल, प्रांत और राष्ट्र, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और इसी व्यवस्था को लोहिया ने क्या कहा? चौखंबा राज्य। तो ये भी पूछा जाता है कि चौखंबा राज्य की अवधारणा किनके द्वारा दी गई? तो याद रखिएगा राम मनोहर लोहिया, ठीक है। और चौखंबा राज्य में कौन कौन 4 खंबे हैं? तो गांव, मंडल, प्रांत और राष्ट्र। इनकी बुक के नाम भी याद रखिए, और विकेंद्रित समाजवाद के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एम.एस. राव द्वारा अपनी पुस्तक सोशल मूवमेंट इन इंडिया में प्रतिपादित सामाजिक आंदोलन के प्रकारों में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो पहली बुक एम.एस. राव की बुक है सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, इसको याद रखिए, ठीक है। अब बताइए क्या सही जवाब होगा? क्रांतिकारी, सुधारवादी, उद्विकासवादी या वैकल्पिक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उद्विकासवादी, ठीक है। तो इसमें प्रतिपादित सामाजिक आंदोलनों में ये एक प्रकार शामिल नहीं है, ये शामिल है ये और ये, ठीक। और ये बुक जो है ये 1979 में पब्लिश हुई, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देखिए,
राजा राम मोहन रॉय के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ठीक, तो कौन सा राजा राम मोहन रॉय से संबंधित गलत कथन है? उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक सिद्धांतों का समर्थन किया। उन्होंने न्याय की जूरी प्रणाली का विरोध किया। उनका सोचना था कि संस्कृत ज्ञान ने भारत को अंधकार में रखा। उन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने न्याय की जूरी प्रणाली का विरोध किया। यह गलत है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय को किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक। ठीक है, तो आधुनिक भारत का जनक किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, जनक। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए किनके द्वारा मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म किताब लिखा गया? ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ग्रंथ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, दी लाइफ डिवाइन, आनंद मठ। बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा? तो कौन से ग्रंथ से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया? ऑप्शन बी, मनुस्मृति। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये आधुनिक भारत के समाज सुधारक थे और एक महान चिंतक के रूप में उभर के आए। ठीक, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, औरबिंदो घोष का वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के किस काल को दर्शाता है? मध्यम, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक उद्भववाद, या फिर साम्राज्यवाद, या विश्व बंधुत्व। तो बताइए क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इसको याद रखिए। इसका कहने का मतलब है कि जो वंदे मातरम जो उन्होंने बताया, उन्होंने कंसेप्ट दिया, ठीक है, वो एक इस काल को दर्शाता है कि वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ चुके थे। ठीक है, एक महान योगी थे वो, और इन्होंने युवा अवस्था में अपना स्वतंत्रता संग्राम में एक क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया। ठीक है, लेकिन बाद में यह एक योगी बन गए और इन्होंने पोंडुचेरी में, पूछा जाता है, पोंडुचेरी में एक आश्रम का स्थापना किया, इनके द्वारा किया गया, और वहीं पे वो रह गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा? ठीक है, और आपके ऑप्शन से आचार्य कृपलानी, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो इन्होंने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और आप लोग जानते होंगे कि वो समाजवाद से बहुत रिलेटेड थे, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, एकीकृत मानववाद का अर्थ है। ठीक है, एकीकृत मानववाद का क्या अर्थ है? मानव जीवन अलग नहीं है, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य, व्यक्ति की आवश्यक एकता, राज्य राष्ट्र से उच्चतर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ठीक है, डी नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज आप लोग याद रख लीजिए। एकीकृत मानववाद या एकात्म मानववाद, ये भी पूछा जा सकता है, एकात्म मानववाद। ठीक है, तो इनके प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नाम लिख लीजिए, पूछा जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ऐसे होगा ना, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, इनके द्वारा एकीकृत मानववाद या एकात्म मानववाद की अवधारणा दिया गया। ठीक है, और 1965 में ये अवधारणा दी गई, और इसमें कौन कौन चीज़ें आ जाएंगी? मानव जीवन अलग नहीं है, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य, व्यक्ति की आवश्यक एकता। ठीक है, ये सब चीज़ें
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, किनके द्वारा जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा लिखी गई? ऑप्शन है स्वयं जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, विनोबा भावे या नंबूदरीपाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया, उनकी जीवनी को। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप लोगों को पता होगा। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के बारे में आह्वान किया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से समाचार पत्र तिलक से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं है, देखना बहुत आवश्यक है क्वेश्चन में। तो बताइए, केसरी, मराठा, सुधारक या हरिजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सुधारक और हरिजन इनसे संबंधित नहीं है, तिलक से संबंधित। ठीक है, केसरी की जो स्थापना हुई थी वो 1881 में उन्होंने की थी। ठीक है, और मराठा पत्रिका उनके द्वारा स्टार्ट किया, ये अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, मराठा जो थी वो अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी, और जो केसरी थी, ठीक है, वो मराठी भाषा में थी। इसको याद रखिएगा। लैंग्वेज यहाँ पे मराठा सोच के लगेगा हिंदी या मराठी है, लेकिन नहीं, अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जो सुधारक पत्रिका है, ये किनका था? ये था गोपाल गणेश अगरकर का। ठीक है, गोपाल गणेश अगरकर। ठीक, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। और हरिजन जो था वो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में। तो इन सब बातों को आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, पंडिता रामाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई? ठीक है, ये पंडिता रामाबाई है, तो पंडिता क्यों कहा गया? समाज सुधार के लिए, महिला मुक्ति के लिए, जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए, या संस्कृत विद्वान होने के कारण? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत विद्वान होने के कारण उनको पंडिता का टाइटल दिया गया था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? पूंजीवाद के, साम्यवाद के, समाजवाद के, या शक्तियों को विकेंद्रीकरण के खिलाफ? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ तो और भी होना चाहिए था, ए बी सी डी ये सब। खैर, राम मनोहर लोहिया किनके विरोधी थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूंजीवाद और साम्यवाद, इन दोनों के खिलाफ। ठीक है, तो याद रखिएगा, समाजवाद के वो समर्थक थे, और शक्तियों को विकेंद्रीकरण करने के लिए वो भी समर्थन करते थे इनका। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी देखा था राम मनोहर लोहिया विकेंद्रीकरण, समाजवाद के समर्थक थे, है ना। तो ठीक है, इनके और इनके विरोधी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1999, 98, 97 या 96? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, 1999। ठीक है, याद रखिएगा, कब भारत रत्न मिला जयप्रकाश नारायण को? 1999 में। ठीक, और इनकी द्वारा जो बहुत पुस्तक लिखी गई है वो है प्रिजन डायरी। ठीक है, और टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन। ठीक, तो ये सब बुक आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ हमारे चैनल पर चलाई गई थी, जहाँ पे सारे पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर किया गया था, जो भी आपके सिलेबस में है। तो आप लोग उस सीरीज़ को देख सकते हैं, वहाँ पे बुक्स, कंसेप्ट्स, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। एक बार देख लीजिए, फ़ायदा ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। यहाँ पे मैच करने को है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बर्नी, तो किससे संबंधित है? ठीक है, ये बताना है। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट नेता थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा? वाई सोशलिज्म, यहाँ पे मिल गया हमें। ठीक है, और ए का देखिए 3, ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, देखिए तुरंत मिल जाता है। आपको एक भी स्टेटमेंट पता हो, एक ही क्वेश्चन पता हो, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? 1,
सी का क्या होगा 2 और डी का क्या होगा 4। तो सभी को नोट डाउन कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। एम एन रॉय ने मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया, इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। तो बताइए क्या सही क्या गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, एम एन रॉय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद अन्य किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, मार्क्सवाद, नव मानववाद, रूढ़िवादी मार्क्सवाद या फिर वैज्ञानिक समाजवाद, बताइए। तो जो उनका समेकित वैज्ञानिक मानववाद है उसको किस रूप में जाना जाता है, नव मानववाद। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, उनके द्वारा ये गठन किया गया। तो ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज कुल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट से संबंधित। एंड आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको अलग अलग टॉपिक्स के से हमेशा क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।